नमस्कार विद्यार्थियों, प्रयास एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग स्वर के बारे में जान चुके थे और अगला जो टॉपिक है हम लोग व्यंजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। व्यंजन स्वरों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासों में बातें की थी कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर की उत्पत्ति कैसे होती है और हिंदी वर्णमाला का निर्माण कैसे हुआ या कैसे बनी, या हिंदी वर्णमाला जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो वर्णमाला स्वर पढ़ लिए और व्यंजन पढ़ेंगे तब पूरी आपकी व्यवस्थित वर्णमाला एक आपकी तैयार हो जाएगी। तो व्यंजनों के बारे में आज जानते हैं कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। जो स्वर की सहायता से बोले जाएं, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने स्वरों में जाना था, तो स्वर कैसे बने थे कि जैसे मैंने स्वर की बात की थी, स्वर क्या है, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण। और अगर व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन जो बनेगा आपका हिंदी में, तो ये का हलंत क्या है, यही पूर्ण व्यंजन है। अगर पूर्ण व्यंजन की बात करेंगे तो पूर्ण व्यंजन क्या होता है, जो संस्कृत के व्यंजन होते हैं इन्हीं को पूर्ण व्यंजन कहा जाता है। अर्थात जो संस्कृत के व्यंजन होते हैं इनमें स्वर नहीं होते, स्वर इनमें नहीं होते। जब इन्हीं में हम स्वर जोड़ देते हैं तो ही हमारे ये हिंदी के व्यंजन बन जाते हैं। अर्थात हलंत युक्त शब्द जो होते हैं, हलंत युक्त शब्द जो होते हैं इन्हीं को संस्कृत में व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, इनको संस्कृत में व्यंजन कहते हैं। हलंत युक्त शब्द जो होते हैं इनको क्या कहते हैं, इनको संस्कृत में हल कहते हैं। और जो बचे हुए आपके अच जो हैं वो आपके संस्कृत में स्वर हो जाएंगे। अर्थात हलंत युक्त जो शब्द होते हैं संस्कृत में क्या कहलाते हैं, ये व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं, हलंत। तो अच और हल, अच और हल, ये हलंत युक्त शब्द से क्या बनेगा, हल। ये क्या बनेगा, हल। तो संस्कृत के व्यंजन को क्या बोला हम लोगों ने, हल बोल दिया। और संस्कृत में जो स्वर होते हैं उनको क्या बोल दिया, अच बोल दिया। तो हम लोगों ने स्वरों के बारे में जान लिया था। और व्यंजन कैसे बनेंगे, व्यंजन के बारे में हम लोग जानते हैं। हम लोग बात करेंगे व्यंजन। अच्छा, व्यंजन की जब बात करें तो हमें आप बताओ व्यंजन में संधि कौन सी है, कमेंट में बताना व्यंजन में संधि कौन सी है। तो व्यंजन हम लोग लिखना शुरू करते हैं। जैसे व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं। पहली बात आपसे पूछेगा कि व्यंजन होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं। व्यंजन का से लेकर के हाँ तक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, का से लेकर के हाँ तक होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अच्छा, का से हाँ तक इनकी संख्या 33 हो गई। तो इसमें से हम लोग कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताओ भाई हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने उच्चारण की दृष्टि से स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो आपके वर्ण बनते हैं वो कैसे कैसे बनते हैं, अब हम इनकी कहीं ना कहीं चर्चाएं करने वाले हैं कि कैसे कैसे इनकी उत्पत्ति होती है और कैसे कैसे इन व्यंजनों के बारे में हम लोगों ने जानना है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे का वर्ग की। कौन से वर्ग की बात करेंगे, का वर्ग। व्यंजन में व्यंजन वर्गों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन में व्यंजन वर्ग वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ग का सही क्रम क्या होता है, व्यंजन वर्ग का सही क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं का वर्ग। जैसे व्यंजन शुरू करते हैं, व्यंजन अभी हमने आपको बताया का से लेकर हा तक होते हैं। तो का से लेकर जो हा तक होते हैं तो क, ख, ग, घ, इया, इसको इया कहते हैं। बहुत से लोग इसको क्या पढ़ते हैं, णा पढ़ते हैं। णा खाली णा, भरा णा, ये कुछ नहीं होता। णा खाली नहीं होता, ये क्या है, इया है। फिर हम लोग बात करेंगे च, छ, ज, झ, उआ, ये क्या होता है, ये होता है उआ। फिर हम लोग बात करते हैं ट, ठ, ड, ढ, णा, ये णा होता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इसको णा बोलते हैं, बहुत से लोग इसको णा बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये इया है, ये उआ है और ये णा है। आगे आते हैं ता वर्ग का बात करें, क्योंकि अगर हम लोग व्यंजन वर्ग की बात करेंगे तो व्यंजन वर्ग में क्या होता है, कचट तक होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग और आगे आएगा हमारा पा वर्ग। तो हमने बात की त, थ, द,
ध न, प फ ब भ म। ये वर्ग जो थे आपके, तो ये वर्ग आपने देखे, ये वर्ग कितने हैं? 5। तो वर्ग में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 25। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्गों के वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या पूछेगा तो व्यंजन वर्गों के वर्णों की संख्या कितनी? 25। व्यंजन वर्ग वर्णों की संख्या कितनी? 25। व्यंजन वर्ग कितना? व्यंजन वर्ग 5। एक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 1 2 3 4 5। व्यंजन वर्ग का सही क्रम, ये जो आपका है, यही व्यंजन वर्ग का सही क्रम होता है। व्यंजन वर्ग का सही क्रम क्या है? क च ट त प, कचट तप। ये व्यंजन वर्ग का सही क्रम हो गया, आपने देख लिया यहाँ पर। तो यहाँ तक इनकी संख्या कितनी हो गई? 25। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों के वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आगे देखते हैं। या र ल व, या र ल व, फिर श श श हा। यारा लावा ये क्या है? यारा लावा जो है ये आपके यारा लावा अंतस्थ व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे 4। श श श ह, ये क्या है? ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। ये कैसे व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। आगे च त्र ज्ञ श्रा, ये आपके कैसे? मिश्रित व्यंजन इनको बोल दो, या इनको बोल दो आप संयुक्त व्यंजन, या इनको हम लोग क्या बोल देंगे? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन जो होंगे उनको हम लोग बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन ये 2-3 व्यंजनों से मिलकर बना है। तो ये दो जो बने हैं आपके, छा बना है, का हलंत और सा से मिलकर बना है। ये त्रा जो है किससे मिलकर के बना है? ये ता हलंत और रा से मिलकर बना है। और ये ज्ञा जो ज्ञानी है, ये किससे मिलकर बना है? जा हलंत और वहां से मिलकर बना है। और ये सा जो है आपका, श्रा जो है आपका, सा हलंत और रा से मिलकर के बना है। दो व्यंजन के मेल से जो आपके व्यंजन बने, इनको हम लोगों ने संयुक्त व्यंजन या मिश्रित व्यंजन बोल दिया। तो मिश्रित व्यंजन या संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। आपकी परीक्षा में बोलेगा इनमें से निम्न में से कौन सा, 3 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। 1 2 3 4, तो इसमें से कौन सा नहीं है? 1 2 3 4 ऑप्शन है। एक ये ऑप्शन दे दिया और आपके 1 2 3 और एक 4 ऑप्शन दे दिया। आप क्वेश्चन बोल रहा है बताओ निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन आपका शा षटकोण नहीं है। ऐसे भी आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा आपके। तो ये छ त्र ज्ञ श्रा जो है, ये 2 व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए हमने इनको क्या नाम दे दिया? इसलिए हमने इनको नाम दे दिया संयुक्त व्यंजन। तो हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और अगर आपसे पूछेगा कि ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजन भी हमारे कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। ऊष्म व्यंजन कैसे? जिनके उच्चारण में मुंह से हवा निकले, कैसी? गर्म। हमारे जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से हवा निकलती है गर्म, तो वो हमारे कैसे? ऊष्म व्यंजन। जैसे हमने बोला शा 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 हा, इनके उच्चारण मुंह से हवा कैसे निकल रही? गर्म निकल रही है। तो इनके उच्चारण मुंह से हवा गर्म निकल रही है, तो हमारे कैसे व्यंजन हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, इनके उच्चारण के आधार भी कहीं ना कहीं आपने जान लेने हैं कि कैसे कैसे इनके उच्चारण आधार होते हैं। जैसे ये सा सलजम है, सा षटकोण है, सा सपेरा, सा सड़क है। तो ये सा सलजम जो है, ये सा सीटी नहीं होता है। सा सीटी वाला जो सड़क वाला, सपेरा वाला जो सा होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सा सीटी वाला सा। और ये सा सीटी वाला सा नहीं, इसके उच्चारण में ध्वनि सीटी की निकलती है, लेकिन ये है कौन सा? सा सलजम वाला सा है। इसके उच्चारण में, सा के उच्चारण में बिल्कुल भी सीटी की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। अर्थात ये कैसा होगा? ये हमारा आपका जो सा जो उच्चारण में आएगा, तो इसको बोलेंगे सा। क्या बोलेंगे? सा।
अर्थात बिल्कुल भी जब ध्वनि सीटी के ना निकले तभी इसका शुद्ध उच्चारण होता है सा। अच्छा हा जो है ये हा जो हमारा है ये क्या है हमारा, हा को हम लोग बोलते हैं का कल्य व्यंजन। हा जो हमारा कैसा है, काकल्य व्यंजन है। और हा हमारा कैसा है, और हा जो और ये हमारा हा है ये स्वर यंत्रीय है। और हा जो हमारा कैसा है, ये स्वर यंत्रीय है। हा जो हमारा है ये कैसा है, स्वर यंत्रीय है। अर्थात कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करेंगे कि इनकी जब हम लोग बातें करेंगे, इनकी जब चर्चाएं करेंगे तो इन पर भी कहीं ना कहीं हम लोग बातें करते हैं। जैसे अगर हमने बात की या जो है हमारा और वा जो हमारा, इसको या को बोलो और वा को बोलो। जब या बोलोगे और वा बोलोगे तो आप देखेंगे कि या और वा जो है हमारे ये कैसे हैं, या और वा ये कैसे, इनके उच्चारण में जब आप देखोगे तो इनके उच्चारण में आप एक चीज देखेंगे कि इनके उच्चारण में कभी ध्वनि स्वर की प्रतीत होती है और कभी ध्वनि किसकी प्रतीत होती है, व्यंजन की प्रतीत होती है। कभी ये आपको स्वर लगेंगे, कभी लगेंगे व्यंजन। अर्थात हमने बोला या, हमने क्या बोला या, ये या बोला तो ये या है कैसा, या हलंत और आ है तभी तो या हुआ, या हलंत और आ तभी तुम्हारा क्या हुआ, या हुआ। लेकिन जब हम बोल रहे हैं इसको या तो आपको लग रहा है कि ये उच्चारण में ये बड़ा आ है, उच्चारण में क्या लग रहा है, बड़ा, लेकिन है नहीं, है क्या, है तो छोटा आ, लेकिन ध्वनि इस बड़े आ की निकल रही है ज्यादा, अर्थात स्वर की मात्रा यहाँ ज्यादा लग रही है। और ऐसे यहाँ पर वाह है तो ये वाह जो है हमारा ये है कैसा, वाह हलंत और आ। तो जब हम वाह बोल रहे हैं तो इसमें भी इस आ की मात्रा ज्यादा लग रही है। इसका मतलब क्या हो गया, या और वाह जो हो गए हमारे ये हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे अर्ध स्वर। क्या बोल देंगे इनको, अर्ध स्वर। तो हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर जो होते हैं, अर्ध स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, 2। एक आपका रा है, क्या है, रा। अच्छा इस रा को जब हम लोग बोलेंगे तो रा को जब बोलेंगे तो रा क्या है हमारा, रा का उच्चारण जब करेंगे तो इसकी ध्वनि लुढ़क करके उच्चरित होगी। जैसे हमने बोला रा तो जीभ देखो बार बार ऊपर नीचे झटके से कहीं ना कहीं ध्वनि का उच्चारण कर रही है, तो हमने बोला रा, इसका मतलब क्या, ध्वनि लुढ़क करके आ रही है। इसलिए ये रा जो है हमारा, ये रा जो है हमारा ये कैसा हो जाएगा, ये रा हमारा हो जाएगा लुंठित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लुंठित वर्ण हो जाएगा। अर्थात लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। बचा एक हमारा ला, इसको बोलो ला। तो ला कैसा है, ला हमारा कैसा है, हमने बोला ला तो जीभ हमारी हल्की सी ऊपर उठी और कैसे हो गई, फोल्ड हो गई। और जब जीभ ऊपर उठ के फोल्ड हो गई है तो ये क्या होगा हमारा ला, ये ला हमारा हो जाएगा पार्श्विक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पार्श्विक व्यंजन हो जाएगा। अर्थात पार्श्विक व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं, 1 होते हैं। आपसे पूछेगा लुंठित कितने होते हैं, 1। कौन सा होता है, रा। लुंठित कौन सा होता है, रा। पार्श्विक कौन सा होता है, पार्श्विक कौन सा होता है, ला। अर्ध स्वर कौन से होते हैं, अर्ध स्वर या और वा। अर्ध स्वरों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अर्ध स्वरों की संख्या 2 होती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा लुंठित की संख्या 1 होती है, पार्श्विक की संख्या 1 होती है। काकल्य व्यंजन 1 होता है, कौन सा होता है, हा होता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अर्थात हम लोगों ने जब बात की थी कि जो आपका चा वर्ग है, ये चा वर्ग जो आपको दिख रहा है, ये चा वर्ग में आने वाले सारे वर्ण जो होंगे संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। चा वर्ग में आने वाले सारे के सारे वर्ण जो होंगे ये कैसे कहलाएंगे, संघर्षी व्यंजन कहलाएंगे। ये संघर्ष, क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे का वर्ग से लेकर, का से लेकर के पूरे आप जब देखेंगे हा तक, का से लेकर के हा तक, इनका उच्चारण जब होता है तो वायु जो है हमारे फेफड़ों से भरना शुरू होती है। और वायु फेफड़ों से भर करके ये सबसे पहले कहाँ पहुंची, कंठ पर पहुंची, फिर कहाँ पहुंची, तालू पर पहुंची, फिर कहाँ पहुंची, फिर आपका मूर्धा पर पहुंची, फिर कहाँ पहुंची, मूर्धा के बाद दंत पर पहुंची, और दंत के बाद फिर होठों पर पहुंचेगी। अर्थात फिर जाकर एक ध्वनि एक वर्ण के रूप में उच्चरित होगी। अर्थात संघर्ष करके सारे के सारे व्यंजनों का उच्चारण होता है। इसलिए इन
समस्त व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे कोई एक वर्ग पूछ ले कि कौन सा संघर्षी व्यंजन का वर्ग है, तो चा वर्ग में आने वाले सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन ही कहलाते हैं। कौन से? चा वर्ग में आने वाले सारे वर्ण संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन संघर्ष के साथ सारे निकलते तो संघर्ष के साथ ही हैं, क्योंकि बड़ा मेहनत करके निकलते हैं। जैसे अगर हमने बात की थी, इसको नोट कर लिया होगा, इसको रफ कर देते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी कैसे कैसे ये संघर्ष करके निकलेंगे। जैसे मैंने बोला कि जिस व्यक्ति की कोई स्वर तंत्रियां गड़बड़ हैं, तो हिंदी में कभी भी शुद्ध स्वर का या शुद्ध वर्ण का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने बात की, ये आपके फेफड़े हैं। जब ये आपके फेफड़े हैं तो वायु जो है, वायु इन फेफड़ों से भरना शुरू होती है और सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे, 1 नंबर पे सबसे पहले कहाँ पहुंचेगी? कंठ पर पहुंचेगी। फिर इसके बाद कहाँ पहुंचेगी? नंबर 2 पे, नंबर 2 पे तालु पर पहुंचेगी। फिर कहाँ पहुंचेगी? नंबर 3 पे, नंबर 3 पर मूर्धा पर पहुंचेगी। किस पर पहुंचेगी? मूर्धा पर पहुंचेगी। और फिर इसके बाद कहाँ पहुंचेगी? दंत पर पहुंचेगी। और दंत के बाद फिर कहाँ पहुंचेगी? ओष्ठ पर पहुंचेगी। और फिर जाकर के एक वर्ण का निर्माण होता है। मतलब कितना संघर्ष करके जाते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। यहाँ पर ये दंत, जैसे आपने बोला कि जैसे मैंने बोला का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो ये का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ये ओष्ठ है। मतलब इनके उच्चारण स्थान का भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं संबंध यहाँ पर आपने देखना है। जैसे मैंने बोला कि कौन कौन से संबंध आपको यहाँ पर देखने हैं। जैसे मैंने बोला अगर होठ नहीं है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान होठ है या ओष्ठ है, तो जब होठ नहीं है तो आप इन वर्णों को उच्चरित कर ही नहीं सकते। जैसे दोनों होठ पकड़ लो और बोलो पा, फा, बा, भा, बोल पाओगे? नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि पा के लिए देखो ये होठ कैसे ऐसे कर रहे हैं, पा, फा, बा, भा, मा। मतलब कि पा वर्ग में जितने भी वर्णों का उच्चारण हो रहा है, इनका उच्चारण स्थान जो है वो क्या है? होष्ठ है। अर्थात ये होष्ठ से ही उच्चरित होते हैं। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था? दंत था। तो दांत नहीं है तो हवा मुंह से निकल जाएगी। अगर दांत नहीं है तो हवा कैसी हो जाएगी? हवा मुंह से निकल जाएगी, वर्ण का सही उच्चारण नहीं हो पाएगा। मूर्धा गड़बड़ कर रहा है, तालु गड़बड़ कर रहा है, तो आप ध्यान रखना कि जब मूर्धा गड़बड़ कर रहा है तो टा वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, तालु से आप चा वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। कंठ अगर दिक्कत कर रहा है तो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों का उच्चारण सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अर्थात हम लोगों ने बात की थी कि आपने जो टा वर्ग में आने वाले जो आपने देखे थे, डा डलिया ढा ढक्कन, डा डलिया और ढा ढक्कन। तो डा डलिया ढा ढक्कन के नीचे अगर बिंदी लगा दी तो किसी वर्ण के नीचे जब बिंदी लग जाती है तो वो तो नुक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? नुक्ता कहलाता है। लेकिन यही डा डलिया ढा ढक्कन के नीचे जब हमने बिंदी लगा दी तो यही दो ऐसे वर्ण हैं जो मूल रूप से हिंदी में कहीं ना कहीं आए हैं, मूल रूप से हिंदी के ही वर्ण हैं, ये संस्कृत से नहीं आए हैं। इनका संस्कृत में कहीं पर कोई रोल है ही नहीं और ना ही आप संस्कृत में इन वर्णों को देखेंगे। अर्थात जो हिंदी में ही माने गए, हिंदी में ही आए हैं, वो कौन से? डा डलिया और ढा ढक्कन के नीचे जब नुक्ता लगा दिया है तो इन्हीं की विशेषता हम लोगों ने बात कर ली, ये विशेष हो गए। इन्हीं को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं? इन्हीं को हम लोग द्विगुण व्यंजन नाम दे दिए हैं। क्या नाम दे दिए हैं? द्विगुण व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। हालांकि इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, जिनमें दो विशेषताएं। द्विगुण व्यंजन इनमें दो विशेषताएं। द्विगुण व्यंजन को ताड़न जात व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इनको और क्या कहते हैं? इन्हीं को तो उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी? 2। ताड़न जात व्यंजनों की संख्या कितनी? 2। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी? 2। अच्छा, फिर से एक बार देख लेते हैं कि बताओ भाई अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 2। अगर आपसे पूछेगा ऊष्म व्यंजनों की अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये भी हमारी 4 होती है। अर्धस्वर कितने? 2। अर्धस्वर 2 होते हैं। और अर्धस्वर के साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि लुंठित की संख्या कितनी होती है, पार्श्विक की संख्या कितनी है, तो लुंठित वर्णों की संख्या कितनी होती है और लुंठित वर्ण होता कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है कि लुंठित वर्ण क्या होता है और पार्श्विक वर्ण क्या होता है। अच्छा, हिंदी वर्णमाला में या, वा, अणा,
या वा णा, तो या हो गया, वहां हो गया, णा हो गया, तो ये जो है और प्लस आपके दो द्विगुण व्यंजन, ये 5 जो वर्ण दिख रहे हैं, इन 5 वर्णों से हिंदी वर्णमाला में कभी किसी शब्द की रचना नहीं हो सकती है। हिंदी वर्णमाला में कभी भी किसी भी शब्द की रचना इन 5 वर्णों से नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या है, कभी भी कोई शब्द रचना इन 5 से हम कभी नहीं कर सकते हैं। आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में पंचमाक्षर का सही क्रम क्या होता है? अरे भाई, वर्ग के पहले अक्षर का 5वां अक्षर ही तो पंचमाक्षर होता है, अर्थात या वा णा ना मा, यही पंचमाक्षर हो गए। तो पंचमाक्षरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। पंचमाक्षर 5। द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2। अच्छा, लुंठित 1, पार्श्विक 1, ऊष्म संघर्षी अगर पूछ ले बाई चांस आपसे, तो ऊष्म संघर्षी, क्योंकि भैया संघर्षी व्यंजन आपके कौन से हैं? सा, श, स, हा, तो यही आपके कैसे हो गए? ऊष्म संघर्षी हो गए। और अगर आपसे पूछ ले कि संघर्षी व्यंजन वर्ग कौन सा है, तो संघर्षी व्यंजन वर्ग आपका जो है वो कौन सा है? चा वर्ग में आने वाला पूरा वर्ण आपका क्या कहलाएगा? संघर्षी व्यंजन वर्ग कहलाएगा। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं हम लोग। जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की बात की थी। किसकी बात की थी? ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की जब हम लोगों ने बात की थी, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग कहीं ना कहीं देख लेते हैं कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। ऊष्म संघर्षी व्यंजन जो है आपके, ये क्या होते हैं? कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन में हमने बात की थी किसकी? सा की बात की थी, शा की बात की थी, शा की बात की थी और हा की बात की थी। तो इस सा का उच्चारण स्थान क्या है? ये सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ये कहां से उच्चरित हो रहा है? तालु से उच्चरित हो रहा है। और इस सा षटकोण वाले इसका उच्चारण स्थान क्या है? ये मूर्धन्य है। और सा सड़क का क्या है उच्चारण स्थान? ये वर्तस्य है। और ये हा का क्या है? हा हमने आपको बताया ही था कि ये स्वर तंत्रीय है, और इसी हा को हम लोग क्या कहते हैं? काकल्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये हा हमारा स्वर तंत्रीय है, और इसका उच्चारण आधार क्या होगा? गंड होगा। और सा षटकोण अगर आपसे बोलेगा कि सा और सा षटकोण, इनका ये अल्प प्राण है या महाप्राण है? अल्प प्राण है या महाप्राण है? इनको आपको पहचानना। जैसे आपसे बोलेगा हा, तो हा क्या है आपका? अल्प प्राण है या महाप्राण है? इसको आप लिखकर बताएंगे कमेंट में। और ये आपसे पूछ रहा है सा, तो सा आपका इसका उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान जो है, सा का उच्चारण स्थान है दंत मूल, हा का उच्चारण स्थान है कंठ। और अगर आपसे पूछेगा सा षटकोण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और इस सा का अगर आपसे पूछेगा उच्चारण स्थान क्या है, तो तालु है। अब आपसे पूछेगा कि श श श ये है कैसे? अल्प प्राण या महाप्राण? ये तीनों ही आपके कैसे हैं? ये आपके तीनों के तीनों महाप्राण हैं। और ये आपके कैसे हैं? ये आपके तीनों के तीनों महाप्राण के साथ साथ ये आपके अघोष वर्ण हैं। अल्प प्राण क्या होता है? महाप्राण क्या होता है? अल्प प्राण क्या होता है? अल्प माने कम और प्राण माने वायु। जब मुंह से जिन वर्णों के उच्चारण मुंह से हवा निकले कम, वो आपके अल्प प्राण, और जिनके उच्चारण में हवा निकले ज्यादा, तो वो आपके महाप्राण होते हैं। जिनके उच्चारण मुंह से हवा निकलेगी ज्यादा, वो कैसे होते हैं? वो महाप्राण होते हैं। और जिनके उच्चारण मुंह से हवा निकलेगी कम, वो कैसे होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं। अच्छा, एक शब्द लिखा है अघोष क्या होता है? सघोष क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वो सघोष या घोष होते हैं। और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वो क्या होते हैं? वो आपके अघोष होते हैं। जिनके उच्चारण आ माने नहीं, घोष माने कंपन, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा, वो क्या होगा? वो आपका अघोष होता है। तो बताओ भैया, श श श कैसे वर्ण है? ये अघोष हैं। श श श कैसे हैं? महाप्राण है। इनके उच्चारण में मुंह से हवा निकलेगी ज्यादा, तो ये कैसे हो गए आपके? महाप्राण हो गए। कैसे हो गए आपके? महाप्राण हो गए। इधर देखिए, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, या इन्हीं को हम लोग ताड़न जात व्यंजन कह दें, तो ये आपसे पूछेगा कि बताओ भाई, ये डा डलिया ढा ढक्कन के नीचे जब हम नुक्ता लगा दिए हैं, तो ये आपकी विशेषता ला दी है। तो ये आपका डा डलिया ये क्या है? ये आपका अल्प प्राण है। इसके उच्चारण में मुंह से हवा निकलेगी कम, और जबकि इस ढा ढक्कन के नीचे जब हम लोगों ने नुक्ता लगाया, तो ये क्या बन गया? महाप्राण बन गया। इसके उच्चारण मुंह से हवा निकलेगी ज्यादा। अच्छा, इसके अलावा ये आपका सघोष है और ये आपका सघोष है। ये आपका
मूर्धन्य है और ये भी आपका मूर्धन्य है, अर्थात मूर्धा के माध्यम से इसका उच्चारण किया जाता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनके उच्चारण स्थान भी एक बार देख लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजनों के उच्चारण स्थान क्या होते हैं। जैसे या जो है हमारा ये या हमारा क्या है, या हमारा अर्ध स्वर है और वह हमारा क्या है, ये भी हमारा अर्ध स्वर है। लेकिन इस अर्ध स्वर या का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, लेकिन ये अर्ध स्वर वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ है, अर्थात दंत और ओष्ठ जिसके उच्चारण स्थान है, अर्थात जिनके उच्चारण में दांत और होठों की सहायता ली जाती है उन्हीं को क्या बोला जाता है, उन्हीं को दंतोष्ठ बोला जाता है। जबकि आपका रा और आपका रा आपका क्या है, रा लुंठित है और ला आपका क्या है, ला आपका कैसा है, ला आपका पार्श्विक है। इन दोनों के उच्चारण स्थान क्या है, इन दोनों के उच्चारण स्थान जो हमारे दंत मूल हैं। इससे पीछे की क्लास में जो हम लोगों ने बातें की थी उनमें हमने आपको बताया था कि बताएं आप स्वर जो होते हैं सारे के सारे ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं या अघोष होते हैं। स्वर जो होते हैं सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं, इनके बारे में आपको कमेंट में बताना है। जैसे हमने अभी बात की थी कि हर वर्ग का, जैसा भी हम लोगों ने बात की थी हर वर्ग का ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है और ये पांचवा है। हर वर्ग का पहला, हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का तीसरा, हर वर्ग का चौथा, हर वर्ग का पांचवा। जो हर वर्ग का पहला दूसरा है तो हर वर्ग का जो पहला और दूसरा है ये क्या है, अघोष है। जैसे हर वर्ग का पहला और दूसरा, ये वाला बात, ये हर वर्ग का पहला और हर वर्ग का दूसरा। का वर्ग में आने वाले ये वर्ण और खा वर्ग में आने वाले ये वर्ण, ये सारे के सारे वर्ण कैसे थे, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा था, तो इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है तो ये कैसे हैं आपके, अघोष हैं। मतलब कि हर वर्ण में आने वाले पहले वर्ग और दूसरे वर्ग में ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ये आपके अघोष हैं। ये कैसे हैं, अघोष। ये दोनों कैसे हैं, अघोष। और तीसरा और चौथा और पांचवा ये कैसे हैं, ये सघोष हैं। मतलब कि हर वर्ण के तीसरे, चौथे, पांचवें ये कैसे हैं, सघोष हैं। इनके उच्चारण में क्या होता है, इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। लेकिन हर वर्ग का पहला और दूसरा का, खा, आपसे पूछेगा बताओ भाई का सघोष है, अघोष है, अघोष है। आपसे पूछेगा घा क्या है, सघोष है, अघोष है। घा क्या है, ये आपका सघोष है या फिर ये घोष है। जबकि आपका का और था जो है आपका कैसा है, अघोष है। था क्या है, था सघोष है या अघोष है, था अघोष है। क्यों, हर वर्ग का कौन सा है, दूसरा है। अच्छा आपसे पूछेगा दा क्या है, सघोष है या अघोष है, तो दा हमारा कैसा है, सघोष है। क्लियर हुआ। ऐसे देखो महाप्राण और अल्प प्राण की जब बातें की थी तो महाप्राण क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा। तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा। ये वाला जो वर्ग दिख रहा है आपको, ये दूसरा, ये वाला जो आपको दिख रहा है दूसरे नंबर पर, हर वर्ग का दूसरा और हर वर्ग का चौथा, हर वर्ग का दूसरा और हर वर्ग का चौथा। तो ये देखो ये पूछ रहा है आपसे महाप्राण है अल्प प्राण है। तो जैसे मैंने बोला का, मैंने बोला खा, तो खा में वायु ज्यादा निकल रही है और जब खा में वायु ज्यादा निकल रही है तो महा माने होता है ज्यादा और वायु माने होता है महा माने ज्यादा और वायु माने क्या होता है, वायु माने हवा होता है। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि महाप्राण, प्राण माने वायु की बात कर रहा है, तो जब मुंह से हवा निकले ज्यादा तो आपका क्या होगा, महाप्राण होगा। और जब मुंह से हवा निकले कम तो आपका क्या होगा, अल्प प्राण होगा। क्लियर है। तो अभी देखो जब इस तरीके से क्वेश्चन आए पेपर में तो आपको ऐसे हाथ लगा लेना आगे और आपको वही 4 ऑप्शन जो दिए गए उनको देख लेना है। आप अपने आप से पहचान जाएंगे अल्प प्राण है या महाप्राण है। जैसे मैंने बोला का, मैंने बोला खा, तो खा में देखो हवा आपको एकदम हाथ पे टकराई, इसका मतलब खा वर्ग में हवा क्या है, ज्यादा निकली। हमने बोला ग, फिर हमने बोला घ, तो घा में भी हवा आपको दिखाई देगी ज्यादा। हर वर्ग का दूसरा, हर वर्ग का चौथा है, ये आपका कैसा है, ये आपका क्या है, महाप्राण है। ये आपका कैसा है, महाप्राण। और हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये आपका कैसा हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में आगत स्वर कितने थे, आगत स्वर इनके बारे में बताया था। तो आगत स्वरों की संख्या कितनी थी इनको आप कमेंट में बताएं। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजनों की संख्या कितनी थी और कितने हो गए और कितने हो सकते हैं। जैसे
आगत क्या होता है? जो आपके किसी बाहर या किसी अन्य क्षेत्र या अन्य देश से आकर के संग्रहित हो जाए आकर के, और हिंदी में उनको कहीं ना कहीं मान्यता दे दी जाए, ऐसे ही क्या होते हैं? आगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आगत। तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से आगत की ध्वनियां जो थी वो कितनी व्यंजन में थी? ये 2 थी। और बना कितनी ली गई हम लोगों ने? कितनी बना ली है? ये 3 और बना ली। मतलब कि मूल आगत व्यंजन तो आपके सिर्फ 2 ही थे, ज और ज। ये आप देख रहे हो ज, क्योंकि ये जा था और इस जा में जब हम लोगों ने नुक्ता लगा दिया, इसकी उच्चारण ध्वनि भी बदल गई, इसको हमने बोला ज। और ये वाला जो आपका फा है, इसको हम लोग बोलेंगे फ। क्या बोलेंगे? फ। अर्थात जा जो है ये आपके जैसे जैसे आपके नीचे ये देख रहे हो, इन वर्णों के नीचे क्या लगा है? इन वर्णों के नीचे नुक्ता लग गया। जब इन वर्णों के नीचे नुक्ता लग गया है तो ये क्या हो गई? आपकी विदेशी ध्वनियां हो गई। अर्थात इन्हीं को आगत की गई ध्वनियों के नाम से जाना जाता है। कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लेता, बताओ आगत की गई ध्वनियों के आधार पर आप बताएं मुझे कि आगत की गई का वर्ग जो है आपका का वर्ग, वो आपका क्या था? उसका उच्चारण स्थान क्या था? कंठ था। लेकिन जब इसके नीचे नुक्ता लगा दिया हमने तो यही आपका क्या हो गया? का। ये आपका स्पर्शी हो गया। और ये का क्या है? अघोष है। और इसको क्या बोलेंगे? अल्पप्राण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अल्पप्राण। मतलब का नुक्ता के साथ जब प्रयोग किया जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा अघोष हो जाएगा। इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होगा और मुंह से हवा भी निकलेगी कम, अर्थात अल्पप्राण है हमारा ये। खा, इसके नीचे क्या लगी है? नुक्ता लगी है। तो ये क्या है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। कैसा बन गया ये? ऊष्म संघर्षी आगत व्यंजन है। और इसमें भी क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अर्थात इसके उच्चारण में मुंह से हवा निकलती है ज्यादा। तो ये क्या हो गया? महाप्राण हो गया। ये क्या हो गया? हमारा महाप्राण हो गया। ग जो है ये ऊष्म संघर्षी है और कैसा है? सघोष है। इसके उच्चारण में क्या होता है? ग घर्षण हुआ, स्वर तंत्रियों में क्या हुआ? कंपन हुआ, इसलिए सघोष है। और मुंह से हवा निकलेगी कम, इसलिए क्या है? ये अल्पप्राण है। ज जो है ये वर्तस्य है और ये क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन हो रहा है, तो ये क्या बन गया? सघोष बन गया। और मुंह से हवा निकलेगी कम, वायु कम निकलेगी, तो क्या हो जाएगा? अल्पप्राण हो जाएगा। फा जो है ये आपका दंतोष्ठ है और आपका यहाँ पर क्या है? स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा अघोष है। और मुंह से वायु निकल रही है ज्यादा, इसलिए ये हमारा कैसा है? महाप्राण है। कैसा है ये? महाप्राण है। हिंदी में आपने जाना कि किस प्रकार से हम लोगों ने वर्णों को बनाया था। जैसे हमने बात की थी हिंदी में व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, तो हिंदी में व्यंजन आपके का से लेकर के हा तक होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 33। इनमें आपने 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ लिए, तो 2 द्विगुण व्यंजन जब जोड़ लेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। कितनी हो गई? 35 हो गई। जब इन्हीं में आप 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ लेंगे, तो जब आप इनमें 4 संयुक्त व्यंजन जोड़ लेंगे तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 39। कितनी हो गई? 39 हो गई। और इसी 39 में जब आप कहीं ना कहीं 13 स्वर जोड़ लेंगे तो 9, 10, 11, 12 की 2 और 3 और 1 4 और 1 5, कुल कितने हो गए? 52। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर माने गए हैं, उच्चारण की दृष्टि स्वर कितने थे और आपके कहीं ना कहीं स्वर कितने मान्यता प्राप्त हैं, अयोगवह आपके क्या होते हैं, और हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन पर चर्चाएं की थी। तो आपने देख लिया कि कुल हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कैसे? ये 13 स्वर हैं और आपके 39 क्या हो गए? व्यंजन हो गए। 39 व्यंजन, 13 स्वर, कितने हो गए? 52। हिंदी वर्णमाला में 52 व्यंजन होते हैं। हम लोगों ने स्वरों के बारे में बात कर ली, हम लोगों ने व्यंजन के बारे में बात कर ली है। हम लोग नए टॉपिक के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।